अब हम लोग पहुंच जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो मेन चीज है जिसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, पिछले चैप्टर का भी यहाँ पर बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का। प्रॉफिट मैक्सिमाइज का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा फायदा आपको कब होगा, आपको मतलब फर्म को। और कौन सी फर्म है ये? वो फर्म है जो परफेक्ट कंपटीशन में है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब यहां पर आपको दो तीन बातें तो पता ही है कि जो प्राइस है वो तो आपका हमेशा से फिक्स्ड है, मार्केट में क्या है, फिक्स्ड है। और आप कुछ वस्तुएं बनाते हो, मान लीजिए आप क्यू बनाते हो, तो अगर आपने क्यू बनाया तो पी प्राइस है, तो पी इंटू क्यू आपका क्या हो जाएगा, कुल रेवेन्यू हो जाएगा। लाभ होता क्या है, लाभ होता है आपका पाई, ये बराबर होता है कुल रेवेन्यू माइनस कुल लागत। ठीक, अब इसमें प्राइस तो फिक्स्ड है, आप क्या करना चाहोगे, आप ऐसा क्वांटिटी ढूंढना चाहते हो जिस पर आपको अधिकतम लाभ हो। क्या ढूंढना चाहते हो? ऐसा निर्गत स्तर ढूंढना चाहते हो जिस पर अधिकतम लाभ हो। मान लेते हैं कि वो कोई जो भी स्तर है उसको हम लोगों ने क्यू नॉट बोल दिया, ये जीरो लगाते हैं ना ऐसे, तो इसको क्यू नॉट बोलते हैं। तो ये जो क्यू जीरो है ये वो निर्गत स्तर है जिस पर फर्म को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्वाधिक लाभ हो रहा है। किस पर? क्यू नॉट पर। अब मान लिया क्यू नॉट है, तो अब ये समझो कि क्यू नॉट कोई तो स्तर होगा, मान लो 500 हो सकता है या 600 हो सकता है, मान लीजिए 500 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने माना हुआ है कि 500 पर ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। 499 जब आप बनाओगे तब भी आपको उतना फायदा नहीं है, 501 बना दिया तब भी उतना फायदा नहीं है। ठीक, 501 बनाने में हो सकता है आपको पैसे ज्यादा मिल जाए, लेकिन हो सकता है 501 वहां बनाने में लागत ज्यादा लग चुकी हो। समझ रहे हो? तो लागत ज्यादा होगी, उतने पैसे नहीं मिले तो फिर नुकसान हो जाएगा। आप यहाँ टोटल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हो, हम टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, पाई को मैक्सिमाइज करने की। भाई टोटल रेवेन्यू तो सीधा सीधा आप जितनी भी वस्तु बढ़ाते जाओगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो आप कितने में बना पा रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पाई निकाल रहे हैं, हम लोग टोटल रेवेन्यू नहीं मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इसको मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, क्यू नॉट क्या है, किसके बराबर है, क्यू नॉट कितना है, यही तो पता करना है। क्यू नॉट हमने मान लिया। अब क्यू नॉट जब हमें ऐसी स्थिति होगी उसमें तीन कंडीशंस मैच की जानी चाहिए। मतलब क्या हुआ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें क्यू नॉट निकालना है, क्यों? क्योंकि वो उसी पे सबसे सारा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो तब होगा जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, ये तीन शर्तें पूरी हो रही हो। ऐसी स्थिति में जब क्यू नॉट पहुंचेगा तो वो जो क्यू नॉट में मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, अब जो क्यू नॉट है उस पर ये तीनों शर्तें होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो वो निश्चित ही क्यू नॉट नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर कोई एक ऐसा हमको क्वांटिटी लेवल मिला, कोई ऐसा निर्गत स्तर मिला जहां पर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो हम समझ जाएंगे भाई ये हमारे क्यू नॉट लेवल नहीं है, कुछ और होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त तो है कि जो कीमत पी है वो सीमांत लागत से के बराबर हो। अच्छा, ये एकदम से पढ़ करके कई लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत आसान है, 1 मिनट में आप ध्यान से समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट क्या है हमारा? पाई। पाई का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब ये सोचो कि हमें तो पाई बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, ये तब बढ़ेगा जब आपका टोटल रेवेन्यू बढ़े और आपका टोटल कॉस्ट जो है वो उतना ना बढ़े। नहीं बात समझ में? आप सोचोगे अरे ये तो घटाना है तो ये तो कम हो जाए, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे टोटल रेवेन्यू आपको कब बढ़ेगा? भाई देखो, पी तो फिक्स्ड है, ये तो सिर्फ तब बढ़ेगा जब आपका क्वांटिटी बढ़ रहा होगा। तो क्वांटिटी अगर आपका बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। तो आप सोचो कि क्वांटिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे वैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। लेकिन टोटल कॉस्ट आपको क्या बताता है? टोटल कॉस्ट का आप लोग कर्व याद करिए। टोटल कॉस्ट में क्या होता था, अगर हम लोग शॉर्ट रन की बात करते थे तब भी हमें क्या मिलता था? शॉर्ट रन हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऐसा होता था, शॉर्ट रन हमारा एवरेज कॉस्ट ऐसा होता था। ठीक है, इतना तेज नहीं बढ़ेगा लेकिन हाँ बढ़ेगा। तो शॉर्ट रन में जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता था वो ऐसा जाता था। अब इसी में हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसा रहता था नीचे, सॉरी एवरेज, शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये अगर आपने पिछला चैप्टर ध्यान से नहीं दिया तो आपको दिक्कत आएगी अब यहाँ पे, तो उसके लिए आपको देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो होगा क्या कि शॉर्ट रन में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि औसत है, इसमें आप क्यू से गुणा करोगे
तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। एवरेज कॉस्ट में आपने क्यू से गुना किया, आपको टोटल कॉस्ट मिल गई। तो शॉर्ट रन में अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, SRAC इंटू क्यू। अब आप क्यू तो बढ़ा रहे हो, साथ में देखो पहले तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन एक लेवल के बाद से बढ़ना स्टार्ट हो जा रही है। क्या हो जा रही है, एक लेवल के बाद से बढ़ना स्टार्ट हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कॉस्ट हो सकता है एक लेवल तक कम हो। क्यों, क्योंकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट तो कम हो रही है, उसमें एक क्यू तो बढ़ रहा है लेकिन एक चीज कम भी हो रही है, तो हो सकता है कम भी हो रही हो। कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अपने को वो नहीं मतलब है। अपने को क्या मतलब है कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसको जब आप क्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो ना, तो अगर ऐसा एक लेवल आता है कि अगली इकाई के लिए जो कॉस्ट आ रही है, अगली इकाई बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोल देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व तो आपका ये है, शॉर्ट रन में MC, शॉर्ट SRMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट अगर ऐसे समझो कि अगली इकाई बनाना आपको महंगा हो गया और आप उतने पैसे लेकर के नहीं आ पाए, क्या हो गया भाई, आपका यहां पर टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे। क्यों, क्योंकि अगली इकाई के लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे, P मिलेंगे यहां पर। क्यों, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। समझे बात, हम लोग जब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा Q के बराबर, सॉरी P के बराबर ही है, प्राइस ही हो गया है। तो अगर आपको अगली इकाई बना करके बेचने में P रुपए मिल रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए कि अगली इकाई बनाने का जो खर्चा है वो P से कम हो, तभी तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हर लेवल पर मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से कम है, यानी कि पहली इकाई में आपको फायदा हुआ, दूसरी इकाई के लिए भी अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है तो फायदा हुआ। लेकिन कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है और आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फिक्स्ड है क्योंकि प्राइस के बराबर है। तो जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस तक पहुंचेगी, प्राइस यहां पर क्यों, क्योंकि प्राइस बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, तो जैसे ही प्राइस पर पहुंच जाएगी वो क्वांटिटी लेवल हमें ऐसा मिलेगा जहां पर हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। आई बात समझ में। तो यहां से हमको टोटल कॉस्ट वाली बात है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि भले ही हमें यहाँ पर पाई में सारी चीजें ऐसे दिख रही हैं, टोटल रेवेन्यू से हम टोटल कॉस्ट घटाते यही होता है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, जब हम अगली इकाई से जितना पैसा कमा पाए उतना पैसा हमें क्या करना पड़े, खर्च ना करना पड़े वो बनाने में। लेकिन हो क्या रहा है कि अगली इकाई से जो हम बना पा रहे हैं वो तो हमेशा निश्चित है भाई, वो तो आपका हमेशा ही इस तरह का कर्व बना हुआ है, हमने देखा था पिछले वीडियो में। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ रहा है वो भाई ऐसे चलता चला जा रहा है। तो हो क्या रहा है, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर आपको 10 रुपए मिल रहे थे और यहाँ की जो लागत आई थी वो 5 ही रुपए आई थी, ऐसे ऐसे कम बनती आ रही है। तो आप 10 रुपए में चीज बना रहे हो, 5 रुपए आपकी 5 रुपए में बना रहे हो, 10 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको 5 रुपए का फायदा हो गया। और क्या हो रहा है, धीरे धीरे और घटता जा रहा है, फिर यहां से बढ़ना भी स्टार्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये मान लीजिए 4 रुपए ही हो रहा था तो 4 के बाद से फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी 10 से कम है। तो भले ही आप 9 रुपए में बना पा रहे हो और 10 में बेच पा रहे हो, तब भी आपको एक का फायदा हुआ ना। तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आप तब तक चले जाओगे जब तक ये वाला जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ऐसे समझ लो कि वो एकदम बराबर नहीं हो जाता। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि शॉर्ट रन में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके प्राइस के बराबर हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्राइस जो है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हटा दो, यहां पर आप सिंपल सोचो कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइस के बराबर हो जाएगा जिस टाइम पर। वैसे तो नीचे ही रहना चाहिए, नीचे होते 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 जैसे ही बराबर हुआ, क्योंकि उसके बाद तो फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉस्ट ज्यादा हो जाए, आप 10 रुपए में बेच पा रहे हो और बना पा रहे हो 12 रुपए में, तो आपको अगली इकाई पर 2 रुपए का नुकसान होने लगेगा। और टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आप ऐसा लेवल पिक करोगे कि आपको प्रॉफिट होता रहे, प्रॉफिट होता रहे, प्रॉफिट होता रहे, फिर प्रॉफिट होते होते अगली इकाई एक ऐसी है कि जहां पर आपको प्रॉफिट 0 हो गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो गया। अब इसमें कंफ्यूजन कहां पर होता है, कई लोगों को लगता है कि यार मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर क्यों जाना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट कम रहनी चाहिए ना, अगली इकाई के लिए जो लागत है वो कम हो तभी तो आपको फायदा होगा। तो वो कम ही है, आप समझ रहे हो ना, वो कम ही है। देखो अगर आप ऐसा समझ लो कि 10 रुपए में आप सामान बेच रहे थे अगली इकाई, क्योंकि वो तो प्राइस है, फिक्स्ड है, और आपने 9 रुपए 99 पैसे में बना पाया, तब भी तो आपको 1 पैसे का फायदा हुआ। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने सिर्फ 9 रुपए में बनाया, 9 के बाद अगला, क्योंकि कंटिन्यूअस कर्व्स है ना, इसलिए आप 9.99 भी नहीं मानते, आप 10 मान लेते हो। ठीक है, एक पे 0 हुआ, 0 से आपको नुकसान थोड़ी हो गया। अगर आपने 10 रुपए में बनाया, 10 रुपए में ही बेचा, तो आपको नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन उसके ऊपर अगर चला जाएगा तो फिर नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस लेवल तक का हम पूरा प्रॉफिट ले जाएं, ये जो एकदम पास तक जा रहे हो ना, वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, इसलिए वहां पर बराबर लेकर के आ जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या रहता है, आपको प्रॉफिट तब होता है जब मार्जिनल कॉस्ट है वो आपका कम होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जिस पॉइंट तक बराबर हो जाए। तो जो बराबर वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट होगा, ये वो क्वांटिटी देगा जिस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा, और वही तो हमें चाहिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें किसी एक इकाई के लिए प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम तो वो
निर्गत स्तर निकालना चाह रहे हैं जिस पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, तो वो क्या है हमारा क्यू नॉट था। और उसके लिए जो पहली कंडीशन थी कि कीमत P सीमांत लागत के बराबर हो, तो कीमत P क्यों हो गया यहां पर, क्योंकि P जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। हम लोगों ने प्राइस से बात नहीं की थी, हम लोगों ने बात यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू से कर रखी है। और यहां पर ऐसा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ऐसा हो रहा है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो प्राइस के बराबर है, और इसीलिए हम लोग इसको P जो है वो जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा ना, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब इसकी अगली कंडीशन क्या है, क्यू नॉट पर सीमांत लागत ह्रासमान ना हो। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा क्यू नॉट है, ठीक, क्या है क्यू नॉट। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन में भी ऐसा ही करवाता है और शॉर्ट रन में भी ऐसा था, तो हम सिंपल मार्जिनल कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन, मार्जिनल और लॉन्ग रन की बात नहीं करते, अल्पकाल दीर्घकाल की बात नहीं करते हैं अभी। हमारे मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा है। अब बात यह है कि जो सीमांत लागत है, यही सीमांत लागत का वक्र है, वो ह्रासमान ना हो। तो ह्रासमान कहां पर, ह्रासमान का मतलब क्या होता है कि डिक्रीजिंग ना हो, नॉन डिक्रीजिंग हो। क्या हो, नॉन डिक्रीजिंग। तो कोई चीज नॉन डिक्रीजिंग कब होती है, जब या तो वो उतनी ही बनी रहे, कम ना हो। बात है कि कम ना हो, कम ना होने का मतलब क्या होता है, या तो उतनी ही बनी रहे या फिर बढ़ती चली जाए। तो देखो यहां से लेकर के अगर आप ऐसे बनाते हो और यहां पर आते हो, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर आपकी सीमांत लागत कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये वाला स्तर नहीं होगा, यहां से बढ़ना स्टार्ट हो गई और फिर हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वाला बात करोगे ना, तो ये मान लीजिए हमने लिखा हुआ है Q1 और Q1 के आगे, तो Q1 से बड़ा ही होगा हमेशा क्या, Q0। तो जो Q0 है वो Q1 से बड़ा ही होगा, ये बात है। कैसे होगा, क्यों होगा, मैं अभी आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या, अभी पॉइंट्स देख लेते हैं। तीसरा क्या है कि अल्पकाल में जो हमारा प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो। मतलब क्या हुआ, जो कीमत है वो हमारी औसत परिवर्ती लागत से ज्यादा हो, अगर हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं। और दीर्घकाल में क्या हो कि जो हमारी कीमत है वो वास्तव में औसत लागत से ज्यादा हो। अब जिन लोगों ने ठीक से वीडियोस देखे हैं थर्ड चैप्टर के, उनको पता होगा कि भाई साहब दीर्घकाल में तो क्या होता है, लॉन्ग रन में हमेशा ही एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, क्या होती ही नहीं है, वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कुछ रहता ही नहीं है। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा उस केस में। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में एवरेज फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। तो अगर आप एवरेज कॉस्ट को क्या निकाला करते थे हम लोग, औसत लागत को ये बोला करते थे एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट धन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कुल स्थिर औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत। अब औसत स्थिर लागत अगर शून्य हो जाए तो AC बराबर ABC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। और वही चीज है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई अल्पकाल दीर्घकाल अगर छोड़ भी दो यहां पर, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो प्राइस है वो कुल परिवर्ती लागत से ज्यादा हो। ठीक, दोनों ही कंडीशंस मैच कर जाएंगी। लेकिन ऐसा हम लिखते क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि यहां पर अलग अलग उसके कंपोनेंट्स दिखाई पड़ते हैं। हमें दिखता है कि हाँ एक फिक्स कॉस्ट थी, एक वेरिएबल कॉस्ट थी, एक स्थिर लागत थी और एक परिवर्ती लागत थी। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कुछ देखने का सीन ही नहीं है, तो इसलिए हम सीधे सीधे उसको औसत लागत बोलते हैं, जो आमतौर पर ज्यादा अच्छे से समझ में भी आ रहा होता है। एक आम इंसान से बात करोगे तो उससे बोलोगे कि यार इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप बोलोगे इसकी औसत लागत क्या है, तो समझ में आ जाएगा। तो वो ज्यादा अच्छे से वहां पर विभाजन करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके अगले वीडियो में देखेंगे, जिनको अगले अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के दृष्टिकोण से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक्चुअल बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए भी, क्योंकि आप सीख रहे हो कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कितनी अच्छी चीज है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।